Hello friends, welcome you all at Nimbus Learning Platform powered by Engineers Academy. Myself Basant Gupta, and today I am here to discuss a new batch that we are going to start, that is Rank Improvement Batch, RIB, Rank Improvement Batch, and we are going to start this batch from 1st of June 2020. Clear? तो देखिए फ्रेंड, फर्स्टली आई टेल यू व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ गेट रेगुलर बैच और दिस रैंक इम्प्रूवमेंट बैच. तो डियर, अगर अपन बात करें गेट के रेगुलर बैच की, तो जो गेट का रेगुलर बैच है इट इज़ लाइक एन ऑर्डिनरी बैच. क्लियर? बट एज द टाइटल सजेस्ट, इट इज़ नॉट अ ऑर्डिनरी बैच, इट इज़ अ रैंक इम्प्रूवमेंट बैच. एंड आई विल रिकमेंड दिस बैच फॉर द स्टूडेंट जो किसी वजह से गेट में अच्छी रैंक लेके नहीं आ पाए. बहुत सारे बच्चे गेट देते हैं और किसी ना किसी वजह से उनके गेट में अच्छी रैंक नहीं आ पाती है. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं अच्छी रैंक नहीं आने के, लाइक आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से डील नहीं करा, क्वेश्चंस वगैरह जो हैं आपने अच्छे से उनको डील नहीं करा, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं बट क्वेश्चन हैंडलिंग कैपेसिटी आपकी अच्छी नहीं है. क्लियर है? तो इस बैच के अंदर हम आपको कॉन्सेप्ट को जीरो लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे. इस बैच में हम कॉन्सेप्ट्स तो डील करेंगे बट वो हम जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक डील करेंगे. एंड यू विल फील द डिफरेंस बिटवीन दिस बैच एंड रेगुलर बैच. और इस बैच में हम जितने भी क्वेश्चंस कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी गुड. मीन्स जो क्वेश्चंस जितने भी होंगे वो सारे क्वेश्चंस एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो कि गेट में आने वाले हैं. क्लियर है? और अगर मैं कुछ की फीचर्स की बात करूं कि इस बैच में हम और क्या क्या इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, व्हाट आर द न्यू थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस बैच और कवर इन दिस बैच. तो अगर अपन बात करें तो इस बैच में अगर अपन टीचिंग आवर्स की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट को ये रहता है सर कितने घंटे लगेंगे कोई सब्जेक्ट को ख़त्म होने में, कितने घंटे आप पढ़ाओगे. तो इस बैच में हम 800 प्लस आवर्स लेने वाले हैं डियर. 800 प्लस आवर्स का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के गेट के बैच की बात करूँ तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई भी इंस्टीट्यूट 800 प्लस आवर्स नहीं लेता है. मैक्सिमम इंस्टीट्यूट 500 टू 550 आवर्स लेते हैं और मैक्सिमम 600 आवर्स. बट यहाँ पे हम 800 घंटे आपको पढ़ाने वाले हैं, 800 से भी ज़्यादा घंटे हम आपको पढ़ाने वाले हैं. तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि हम हर स्टूडेंट पे फोकस करने वाले हैं. हम कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा डेप्थ तक लेके जाके डील करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम अपन यहाँ पे देखेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम कॉन्सेप्ट्स में अपन देंगे, आपके क्वेश्चंस में अपन बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि आपके कोई भी डाउट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन से रिलेटेड ना रहे. और अगर अपन बात करें कि इस बैच को आपको पढ़ाएंगे कौन, तो जो ईए की मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी आपको इस बैच को पढ़ाएंगी. मीन्स ऐसी फैकल्टीज इस बैच को पढ़ाएंगी जिनको 8 से 10 साल और उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो. क्लियर है? जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं, जो कि अच्छी रैंक भी ला चुके हैं, ऐसी फैकल्टी टीम आपको इस बैच में पढ़ाने वाली है. और जो सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है, लाइक हम अलग से आपको इस बैच में टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवाएंगे. क्लियर है? जिसमें कुछ नए क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपने आज तक नहीं देखे होंगे या आपने आज तक प्रैक्टिस नहीं करे होंगे. वो बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको टेस्ट सीरीज़ में प्रोवाइड करवाने वाले हैं. इसके अलावा जो भी स्टडी मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है, लाइक आपका थ्योरी बुक, आपका प्रैक्टिस बुक, पीपीटी, डेली प्रैक्टिस, हम डेली जो प्रॉब्लम्स देंगे प्रैक्टिस के लिए, हम कुछ डेली प्रॉब्लम भी देंगे. और हर फैकल्टी इस बैच के लिए अपने हैंड से बहुत सारे क्वेश्चंस भी बना रहे हैं. क्लियर है? तो हम वो सारे नए क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं इस बैच में. और इस बैच में एक नया फीचर भी हमने इंट्रोड्यूस करा है, एंड द न्यू फीचर इज बाई वीकली क्विज हम इस बैच में कराने वाले हैं. जैसे बाई वीकली क्विज का मतलब क्या है, लाइक आपने मान लीजिए एक वीक में कोई भी टॉपिक पढ़ा है, जैसे थर्मोडाइनमिक्स एक सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो आपने थर्मोडाइनमिक्स का कोई एक चैप्टर पढ़ा है, तो उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, क्लियर है, वो हम सारे उस वीक में आपको 2 बार कराएंगे. 2 बार आपकी क्विज इस बैच में हम आपकी करवाने वाले हैं. तो
अगर आप इतने सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, फैकल्टीज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाले हैं, आप क्विज दे रहे हैं हर वीक में 2 बार, आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आप नहीं सीखने वाले हो, और जो कॉन्सेप्ट्स हम डील करेंगे वो कॉन्सेप्ट्स हम एकदम बेसिक लेवल से हाईली एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। लाइक और मैं कुछ बात करूँ इस बैच के बारे में, तो हम इस बैच में जो है आपको सारा स्टडी मटेरियल वगैरह ये तो सब प्रोवाइड करवाएंगे ही। इसके साथ साथ जो भी आपके डाउट हैं उसके लिए हम अलग से एक डाउट सेशन भी आपको देंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि सर ये तो ऑनलाइन बैच है, तो ऑनलाइन बैच में हम डाउट कैसे क्लियर करेंगे, आप लोग किस तरीके से हमारे से कनेक्टेड रहेंगे। तो डियर, इस बैच में हम अलग से एक डाउट सेशन भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड वो सारे हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? और देखिए डियर, ये एक ऑनलाइन बैच है, तो हम इसमें आपसे हर तरीके से कनेक्टेड रहेंगे। लाइक हम फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, हर तरीके से आपसे कनेक्टेड रहेंगे। हर फैकल्टीज़ अपने नंबर आपको शेयर करने वाली हैं, तो आप उनसे व्हाट्सअप पे चैट भी कर सकते हो, आप उनको क्वेश्चंस व्हाट्सअप पे पूछ भी सकते हो, आप उनसे टेलीफोन पे भी बात कर सकते हो, आप सारे डाउट अपने क्लियर कर सकते हो। मीन्स हम आपके साथ कंटिन्यू बने रहेंगे जब तक आपके सारे डाउट क्लियर नहीं हो जाते। तो इस बैच में आप एक अलग ही एटमॉस्फेयर फील करोगे, जो कि एक गेट के रेगुलर बैच में नहीं हो सकता। क्लियर है? तो मैं आप लोगों को आज एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाता हूँ। क्लियर है? जिससे आपको क्लियर होगा कि हम किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को डील करने वाले हैं, कितनी डेप्थ में हम जाने वाले हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है, इसमें एक सब्जेक्ट अपन पढ़ते हैं थर्मोडाइनमिक्स। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं वो एक थर्मोडाइनमिक्स एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इस सब्जेक्ट में एक छोटा सा टॉपिक पिक कर लेता हूं, जो आप लोग थर्मोडाइनमिक्स में चैप्टर 1 पढ़ते हो, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इसमें एक टॉपिक अपन लोग पढ़ते हैं थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी। तो मैं आपको ये डिटेल में समझाता हूं कि ये कैसे कॉन्सेप्ट्स को हम डील करेंगे, किस तरीके से चीज़ें इस बैच में होने वाली हैं। तो देखिए, और एक और बात देखिए डियर, इस बैच में हम वो सारे क्वेश्चंस क्लियर करेंगे आपके जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, या फिर जो आपके थ्योरी से रिलेटेड हैं या कॉन्सेप्चुअल हैं। क्लियर है? जैसे मैं आपको एक ये पढ़ाता हूँ थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी क्या है। तो देखो, अगर मैं किसी स्टूडेंट को ये पूछता हूँ व्हाट इज प्रॉपर्टी, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इज सर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम इज नॉट इज अ प्रॉपर्टी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही आंसर देंगे, सर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम। क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज प्रॉपर्टी। बट डियर, ये आंसर गलत है। डियर, ये आंसर गलत है। ये गलत क्यों है, अब इसको डिटेल में अपन पढ़ते हैं। देखिए, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए कोई एक सिस्टम अपन ले रहे हैं, ठीक है। इस सिस्टम का मान लीजिए कुछ मास है m, इस सिस्टम का कुछ वॉल्यूम होगा, लाइक मास होगा 10 kg, वॉल्यूम इसका कुछ होगा। इसी तरीके से सिस्टम का कुछ प्रेशर है, टेम्परेचर है, इसका कुछ डेंसिटी होगा। मान लो इसका कोई कलर भी है और इसका कुछ टेस्ट भी है। क्लियर? तो अपने को पता है ये सारी इस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है, मास, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, कलर, टेस्ट, these all are known as characteristic. These all are known as characteristic of a system. But इन सबको अपन प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? तो प्रॉपर्टी क्यों नहीं बोल सकते, या फिर प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? तो देखिए, थर्मोडाइनामिक प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? ओनली मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक, ओनली मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज प्रॉपर्टी। एस प्रॉपर्टी अपन सिर्फ उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक को बोलेंगे जिनको अपन मेजर कर पाए। क्लियर है? जैसे कि मेजर करने का मतलब है
अपन उनको क्वांटिफाई कर पाए, अपन उनको कुछ नंबर दे पाए। इज दैट क्लियर? लाइक मास है, मास को मैं मेजर कर सकता हूँ, मैं इसको कुछ नंबर दे सकता हूँ, लाइक 5 kg 10 kg। ऐसे ही वॉल्यूम है, ऐसे ही वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को मैं मेजर कर सकता हूँ, मैं वॉल्यूम को कोई नंबर दे सकता हूँ। प्रेशर, टेम्परेचर लाइक 20 और समथिंग एल्स लाइक 30 50, डेंसिटी, तो इन सब को अपन मेजर कर सकते हैं। मास, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, इन सब को अपन मेजर कर सकते हैं, इनको एक नंबर दे सकते हैं। तो सिर्फ इन्हीं को अपन प्रॉपर्टी बोलते हैं, सिर्फ इन्हीं को अपन प्रॉपर्टी बोलेंगे। दीज आर नोन एज थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। क्लियर? मैं कलर और टेस्ट को प्रॉपर्टी क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि कलर को आप एक नंबर नहीं दे सकते, टेस्ट को आप एक नंबर नहीं दे सकते, तो कलर एंड टेस्ट आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। तो बहुत सारे बच्चे को ये कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी आज से आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रॉपर्टी क्या है? ओनली मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक आर नोन एज प्रॉपर्टी। क्लियर है? एक बार इसरो के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक एंड अ प्रॉपर्टी। जो इसरो का इंटरव्यू लिया गया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था इसरो इंटरव्यू में, डिफरेंशिएट बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएट बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टी। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि अपने कॉन्सेप्ट का अपने को पता तो है, तो वो लेकिन गलत है, उसका डेप्थ अपने को नहीं पता। तो ओनली मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक आर नोन एज प्रॉपर्टी। तो सिंपल सा आंसर है सर, ओनली मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक और नोन एज थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो ये आप सब लोगों को क्लियर हो गया कि ऐसी प्रॉपर्टी को ही अपन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी बोलेंगे जिनको अपन मेजर कर पाए। क्लियर है? अब प्रॉपर्टी में थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं। देखिए, क्लासीफाई करते हैं प्रॉपर्टी को। तो प्रॉपर्टी को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, या इसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? या फिर इसको एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब देखिए, बहुत आसान सी चीजें हैं ये, लेकिन बच्चे गलती कहाँ करते हैं, कहाँ कॉन्सेप्ट्स बच्चों के अच्छे नहीं है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि एक टफ टॉपिक अगर लूंगा तो कोई मतलब नहीं है, मैं एक इजी टॉपिक में ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आपके कॉन्सेप्ट्स गलत हैं। और ये वीडियो जब आप देखोगे आपको क्लियर भी हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट्स आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाने वाला है, और आपको ये पता भी चल जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच। क्लियर? तो देखिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि जो प्रॉपर्टी अपने को गिवन है वो इंटेंसिव है या फिर एक्सटेंसिव है? तो यहां पे आई एन वर्ड आ रहा है, तो इंटेंसिव का मतलब हो गया इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और मास। मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जो साइज और मास से इंडिपेंडेंट हो, साइज और मास से इंडिपेंडेंट हो, उन प्रॉपर्टी को अपन कैसी प्रॉपर्टी बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट ऑन साइज और मास। मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जो साइज और मास पे डिपेंडेंट हो, ऐसी प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ये डेफिनेशन आपको कोई भी बता देता है, आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, लेकिन ये डिफाइन करना या ये पता करना कि जो प्रॉपर्टी आपको गिवन है वो इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, इसको अपन एक बहुत ईजी वे में समझ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। लाइक मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक सिस्टम लिया, ठीक है, इसका कुछ मास होगा मान लो m, इसका मैंने कुछ वॉल्यूम अज्यूम कर लिया v, इस सिस्टम का कुछ प्रेशर p और टेम्परेचर मैंने ले लिया t। अब अगर मैं बात करूं मास की, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, these फोर प्रॉपर्टी है, ये सारी जो है चार क्वांटिटी आपने ली है, these all four quantities are property because we can give a number, we can assign a number these properties।
क्लियर है। इनको अपन एक नंबर असाइन कर सकते हैं, इसका मास कितना है, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर इज 5 बार और 1 बार, टेम्परेचर इज समथिंग और समथिंग। तो ये सारी प्रॉपर्टी तो है, लेकिन इनमें से इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है, वो पता करते हैं। देखो, तो मैंने क्या करा, सेम अपना सिस्टम ले लिया, सेम सिस्टम ले लिया, और मैंने इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया बाई एन इमेजनरी लाइन। इट इज एन इमेजनरी लाइन। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आप सिस्टम को दो पार्ट में ही डिवाइड करो, आप कितने भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, लाइक थाउजेंड्स और 5,000 और 10,000 और 1 लाख, कितने भी पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझने के लिए मैंने इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। और ये डिवाइड जो आप कर रहे हो, ये एक इमेजनरी लाइन से डिवाइड करना है आपको, ना कि एक फिजिकल लाइन से। क्लियर है, फिजिकली आपको सिस्टम को डिवाइड नहीं करना, आपने एक इमेजनरी लाइन से सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्लियर है। मास पूरे सिस्टम पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहां पे देखिए, यहां पे अगर मैं बात करूं तो अपना साइज सिस्टम का क्या हो गया, कम हो गया। पहले ये अपना सिस्टम था, ये इसका साइज था, अब सिस्टम का साइज क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपने इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है, तो आपको पता है इधर का मास कितना जाएगा, m/2, ऐसे ही यहाँ का मास कितना जाएगा, m/2। क्लियर है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी हाफ हाफ हो जाएगा अगर इक्वल डिवाइड करा है आपने। और ये कोई जरूरी नहीं है आप इक्वली डिवाइड करो, मैंने आपको बोला आप कितने भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, किसी भी तरीके से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट को आसान बनाने के लिए मैंने इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है, दो पार्ट में। ठीक है। लाइक मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए क्लासरूम है जिसमें 100 स्टूडेंट बैठे हैं। ठीक है, 100 स्टूडेंट बैठे हैं और आपने एक इमेजनरी लाइन से उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मीन्स 50 स्टूडेंट राइट साइड में, 50 स्टूडेंट लेफ्ट साइड में। क्लियर है। तो मास हाफ हाफ हो गया, रूम का जो वॉल्यूम है वो भी हाफ हाफ हो गया। क्लियर है। अब मैं अगर बात करूं प्रेशर की, तो देखिए प्रेशर क्या होता है, आप सब लोगों को पता होगा, प्रेशर इज एन एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्टूडेंट पे प्रेशर कौन लगा रहा है, जो सराउंडिंग एयर है, जो सराउंडिंग में जो एयर है वो प्रेशर स्टूडेंट पे लगा रही है। चारों तरफ से स्टूडेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से सब्जेक्टेड है, यहाँ 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 हर तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से सब्जेक्टेड है। तो मैं अगर बात करूं प्रेशर की, तो कोई भी स्टूडेंट आप देख लो, चाहे राइट साइड में देख लो या लेफ्ट साइड में देख लो, हर जगह प्रेशर क्या है, सेम है, बिकॉज प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर लगा रही है और एटमॉस्फेरिक एयर हर जगह सेम है, तो प्रेशर सेम है। ऐसे ही अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी हर जगह सेम है, क्योंकि वही एटमॉस्फेरिक एयर है, तो टेम्परेचर भी हर जगह क्या है, यहाँ भी टेम्परेचर T है और यहाँ भी टेम्परेचर T है। तो आपने क्या करा, सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करा इक्वली एक इमेजनरी लाइन से। अब इसमें अपने को चेक करना है कि क्या हो रहा है। देखो, इस सिस्टम का साइज अपना इतना है और इस सिस्टम का साइज मैंने कम कर दिया। तो अगर साइज पे प्रॉपर्टी डिपेंड करती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, साइज और मास पे कोई प्रॉपर्टी डिपेंड करती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो साइज कम करने से मास का वैल्यू चेंज हो गया, वॉल्यूम का वैल्यू भी चेंज हो गया, लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो सेम है। तो अगर साइज कम हो गया तो मास आपका कम हो गया, अगर आपका साइज कम हुआ तो वॉल्यूम आपका कम हो गया। मीन्स दीज टू प्रॉपर्टीज आर नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रही हैं, साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड कर रही हैं। इज दैट क्लियर। और कोई भी प्रॉपर्टी साइज पे डिपेंड करे तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर साइज पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो साइज पे डिपेंड नहीं करती है, ऐसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, या फिर आप इसको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। क्लियर है। तो आज से आप लोगों को अगर कभी भी प्रॉपर्टी को पता करना है कि प्रॉपर्टी इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, तो आप कैसे पता करेंगे, सिस्टम को एक इमेजनरी लाइन से दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और चेक कर लीजिए कि प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो रही है या सेम है। अगर प्रॉपर्टी चेंज हो रही है मींस प्रॉपर्टी साइज पर डिपेंड कर रही है तो वो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होगी, और अगर प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही मींस वो साइज पर डिपेंड नहीं कर रही तो वो प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे अपन, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और कुछ अच्छे एग्जांपल देखते हैं इसमें। लाइक मान लीजिए मैं आपको ये बोल देता हूं कि आपके पास एक स्टील रोड है, ये स्टील है, मान लीजिए ये स्टील का कोई रोड है। आपने एक टर्म सुना होगा थर्मल कंडक्टिविटी, जिसको अपन के से रिप्रेजेंट करते हैं। के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं,
थर्मल कंडक्टिविटी। ये टर्म आप पढ़ोगे जब आप हीट ट्रांसफर पढ़ोगे, थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी पहले तो बात करते हैं क्या ये प्रॉपर्टी है। यस, इट इज़ अ प्रॉपर्टी, इट इज़ अ थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी, बिकॉज कंडक्टिविटी का कुछ एक नंबर होता है। कंडक्टिविटी का कोई भी एक नंबर होगा, तो इसका अगर एक नंबर है मतलब ये मेजर्ड करी जा सकती है, मतलब ये क्वांटिफाई करी जा सकती है, तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी। लेकिन ये प्रॉपर्टी तो है, बट कौन सी है इसका आप पता करना है। तो इसका पता करने के लिए मैंने आपको सिंपल सी टेक्निक क्या बताई। आप क्या करो, इस सिस्टम को एक इमेजनरी लाइन से दो पार्ट में डिवाइड कर दो। तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आपको स्टील मिला और ये भी आपका स्टील है। क्लियर है। अब एक बात बताओ, क्या कंडक्टिविटी चेंज हो गया होगा? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ ये भी स्टील है और ये भी क्या है, स्टील है। क्लियर है। तो और कंडक्टिविटी जो है मेटल पे डिपेंड करता है, तो इसका भी कंडक्टिविटी के ही होगा और इसका भी कंडक्टिविटी के ही होगा। अगर मैं और सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, आपने मान लीजिए 10 kg स्टील ले लिया और 1 kg स्टील ले लिया, क्या कंडक्टिविटी चेंज हो गया? नहीं, कंडक्टिविटी क्या है, सेम है। तो कंडक्टिविटी मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, जिसको थर्मल कंडक्टिविटी की अपन बात कर रहे हैं, ये मास और साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो थर्मल कंडक्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इट इज एन इंटेंसिव, इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो it is very easy to define the given property is a intensive और extensive, अगर आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखते हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लाइक मान लीजिए ये कोई कॉपर की बार है, ठीक है, ये कॉपर की बार है, इसका कुछ एक्सपेंशन कोफिशिएंट है अल्फा। आपने सुना होगा इसको थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, या फिर आप इसको लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट भी बोल सकते हो, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट भी बोल सकते हो। ये टर्म आप पढ़ोगे जब आप सोम पढ़ोगे। क्लियर है। तो मान लीजिए इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। क्लियर है। तो लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट भी किस पर डिपेंड करता है, मेटल पर डिपेंड करता है। अब मान लो इसको पता करना है कि ये किस तरीके की प्रॉपर्टी है, तो आप क्या करो, इसको एक इमेजनरी लाइन से दो पार्ट में डिवाइड कर दो। ये लीजिए जी, कर दिया। तो आपको यहाँ भी कॉपर मिलेगा और यहाँ भी क्या मिलेगा, कॉपर ही मिलेगा। तो क्या इसका अल्फा चेंज हो गया होगा? नहीं, इसका अल्फा चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी कॉपर है, यहाँ पे भी कॉपर है, ये भी आपका कॉपर है और ये भी आपका कॉपर है। और एक्सपेंशन कोफिशिएंट किस पर डिपेंड करता है, मेटल पे डिपेंड करता है। तो मेटल तो सेम है, तो मतलब लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट भी चेंज नहीं हुआ बाय डिवाइडिंग सिस्टम इन टू पार्ट्स। तो ये भी आपकी कैसी प्रॉपर्टी है, अल्फा भी आपकी कैसी प्रॉपर्टी है, इट इज ऑल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर है। ये भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। समझ में आया आपके? चलिए ठीक है। और तो और कुछ एग्जांपल में अगर आपको दूं, लाइक मैंने आपको बोला विस्कोसिटी, क्या आप बता सकते हैं विस्कोसिटी कैसी प्रॉपर्टी है? विस्कोसिटी इज ऑल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसे? आपके पास वाटर है, आपके पास 100 kg वाटर है या 1 लीटर वाटर है और 10 ml वाटर है, तो वाटर का जो विस्कोसिटी है वो तो सेम है, दैट इज 1 सेंटीपोइस। वो तो चेंज नहीं हुआ, मास चेंज हो गया, लेकिन वाटर का विस्कोसिटी चेंज नहीं हुआ। तो विस्कोसिटी इज ऑल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो बहुत आसान हो जाता है ये चीज़ डिसाइड करना कि कौन सी प्रॉपर्टी, गिवन प्रॉपर्टी कैसी है। और कुछ अच्छे एग्जांपल अगर अपन ले, लाइक वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो चलो इनको समझते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं वेलोसिटी, क्लियर है, वेलोसिटी की बात करते हैं। मान लो कि कोई एक अपन मान लो कहीं बाहर घूमने निकले, ये अपनी कार है, ठीक है, ये अपन कार में कहीं बाहर घूमने निकले हैं, ठीक है। तो अगर मान लो ये कार का स्पीड मैं बता देता हूं, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर है। मान लीजिए मैंने बोल दिया द स्पीड ऑफ कार इज 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस पोर्शन की या फिर मैं बात करूं इस पोर्शन की, तो ये पूरा कार ही 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, चाहे आप इस पोर्शन को देखो चाहे आप इस पोर्शन को देखो। क्लियर है। तो वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि ये यहाँ के लिए भी उतना ही है, यहाँ के लिए भी उतना ही है, यहाँ के लिए भी उतना ही है। तो वेलोसिटी भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, वेलोसिटी भी क्या हो गया, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। या फिर आप इसको जैसे दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हो। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, अगर मान लो ये 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो ये पार्ट भी तो भैया 60 किलोमीटर पर आवर से ही जाएगा। इज दैट क्लियर? सेम स्पीड से जाएगा। तो वेलोसिटी भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी देखिए, काइनेटिक एनर्जी आप सब लोगों को पता है,
ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है? या पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी आप लोगों को पता होगा, दैट इज एम जी एच। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? दैट इज एम जी एच। क्लियर है? मान लो ये कोई मास है कैपिटल एम और ये कोई दूसरा मास है स्मॉल एम, और ये दोनों सेम हाइट पे हैं, सेम एलिवेशन पे हैं, एच हाइट पे हैं। क्लियर है? और मैं ये बोल देता हूं कि m इज ग्रेटर देन, कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m। अपने को ये पता करना है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैसी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी तो है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की कुछ वैल्यू होगी, पोटेंशियल एनर्जी की कुछ वैल्यू होगी, लेकिन ये प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है। तो मैंने क्या करा, दो मास ले लिए, एक बड़ा मास ले लिया और एक छोटा मास ले लिया, और दोनों सेम हाइट पे हैं और आप इनको यहाँ से गिरा रहे हो। तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है। क्लियर है? मीन्स g तो कांस्टेंट होगा, h भी सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। मीन्स अगर इस मास की बात करें तो इसका इंपैक्ट ज़्यादा होगा, इस मास की बात करें तो इसका इंपैक्ट कम होगा। इंपैक्ट का मतलब जैसे मान लो कि मेरे हेड पे मैंने दो मास गिराए, एक 10 ग्राम का और एक 1 kg का, तो किसका इंपैक्ट ज़्यादा होगा, दोनों सेम हाइट से मैं गिरा रहा हूँ, 1 kg का ज़्यादा होगा। मीन्स इम्पैक्ट ज़्यादा होने का मतलब 1 kg वाला जो मास है वो उसकी एनर्जी ज़्यादा है, वो ज़्यादा एनर्जी है उसमें, इसीलिए ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी, ये अब आपकी हो गई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी मास और साइज पर डिपेंड करे वो कैसी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे अगर अपन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो देखिए काइनेटिक एनर्जी ये पता है अपने को हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है? मान लो ये जो कार है ये, ठीक है, ये अपन ने कार ले ली जो किसी स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है? मान लो इसको मैं ले लेता हूँ 60 किलोमीटर पर आवर से ये मूव कर रही है, और एक ट्रक ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और ये भी मान लो 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। और आपको पता है इस ट्रक का मास इस कार के मास से बहुत ज़्यादा होगा, ट्रक का मास जो है इस कार के मास से बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, क्लियर है, एक्सीडेंट हुआ, तो किसका इंपैक्ट ज़्यादा होगा, ट्रक का इंपैक्ट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, स्पीड दोनों का सेम है, दो द स्पीड ऑफ बोथ द सिस्टम आर सेम बट मास इज डिफरेंट। तो मास डिफरेंट होने की वजह से इसका इंपैक्ट भी अलग होने वाला है, मतलब एनर्जी का लेवल अलग है, यहाँ अलग एनर्जी है, यहाँ अलग एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी प्रॉपर्टी है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी भी कैसी प्रॉपर्टी है, ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और एक्सप्रेशन से भी आप डायरेक्ट देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी डिपेंडेंट ऑन मास, वी को मैंने कांस्टेंट कर दिया। तो अगर मास पर डिपेंडेंट है तो ये भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है, कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है। तो आपको क्या करना है, सिस्टम को एक इमेजनरी लाइन से दो पार्ट में डिवाइड करना है, सिस्टम को एक इमेजनरी लाइन से दो पार्ट में डिवाइड करना है। और अगर आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो उसके बाद चेक करना कि प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है या नहीं। तो अगर प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है मीन्स वो साइज पर डिपेंड कर रहा है, तो ऐसी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होगी। और अगर प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा, मतलब वो साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। क्लियर है? अब देखिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको देता हूं, डेंसिटी रो इक्वल टू क्या होता है, m बाई वी। क्लियर है? अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं m को देख के कि सर ये रो तो मास पे डिपेंड कर रहा है तो ये तो एक्सटेंसिव होना चाहिए। नहीं, ये मास पे नहीं, ये वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर रहा है। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो ये कोई बॉडी है, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और कुछ वैल्यू ले लेते हैं, मान लो मास 10 kg है और वॉल्यूम भी इसका 10 मीटर क्यूब है, वॉल्यूम इसका कितना है, 10 मीटर क्यूब है। आपको चेक करना है कि डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी है। तो एक काम करो, आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करो। आपने क्या करा, इस सिस्टम को दो पार्ट में, आपने सेम सिस्टम बनाया है मैंने, ठीक है, ये जो आपका सिस्टम है ये सेम है, इसको मैंने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो यहाँ का मास कितना हो गया, m/2, यहाँ का वॉल्यूम कितना हो गया, v/2, यहाँ का मास कितना है, m/2, वॉल्यूम कितना है, v/2। तो अगर मैं यहाँ का डेंसिटी चेक करूँ जी, तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, तो m/2 बाई v/2, फिर से कितना आ गया ये, m/v। मीन्स आपने सिस्टम को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया लेकिन डेंसिटी का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। तो डेंसिटी भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इट इज ऑल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्लियर है? इज दैट क्लियर?
अब देखिए यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, यहाँ से अगर अपन देखें मास कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और वॉल्यूम क्या है, ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आज से अपन ये ध्यान रखेंगे, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं कि यहां से एक पॉइंट अपने को पता चला है, क्या, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी is an intensive property. The ratio of two extensive property is an intensive property. Clear? देखिए अगर अपन और भी चीजों की बात करें, लाइक इंटरनल एनर्जी, इसको अपन कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंथैल्पी कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एंट्रोपी को अपन कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मैं अपन ने डिस्कस करा अभी, काइनेटिक एनर्जी ये कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। पोटेंशियल एनर्जी ये भी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एनर्जी एक्सटेंसिव मीन्स अपन ये बोल सकते हैं ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मीन्स जितनी भी एनर्जी की फॉर्म है वो सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो सब मास पे डिपेंड करती हैं। क्लियर है? तो एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो ये सारी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और एक चीज और ध्यान रखना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अपन हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कैपिटल यू, कैपिटल एच, कैपिटल एस। क्लियर है? तो ये सारी कैसी प्रॉपर्टी हैं, दीज ऑल्स आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर है डियर? तो देखिए कॉन्सेप्ट को मैं एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन एक अच्छे लेवल पे भी लेके अपन जा रहे हैं, एक एक चीज़ों को अपन डेप्थ में क्लियर कर रहे हैं। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताऊं, जैसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था, एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था, व्हाट इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। द क्वेश्चन वाज व्हाट इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, व्हाट इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है? तो बच्चे स्पेसिफिक वर्ड सुनते ही क्या बोल देते हैं, पर यूनिट मास। मींस ये प्रॉपर्टी लगा हुआ आगे, तो बच्चे क्या बोल देंगे, सर प्रॉपर्टी पर यूनिट मास इज एन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पर यूनिट मास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। बट डियर ये गलत है, ये कॉन्सेप्ट आपका गलत है। क्यों गलत है? देखो, क्या आपने ऐसा कुछ सुना है स्पेसिफिक टेम्परेचर? मीन्स आपके हिसाब से क्या हो गया, टेम्परेचर पर यूनिट मास। स्पेसिफिक प्रेशर मीन्स प्रेशर पर यूनिट मास। क्या कुछ ऐसा सुना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, ये ऑलरेडी इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। अगर आप इनको मास से और डिवाइड कर रहे हो तो इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं बनता। प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑलरेडी आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास बिकॉज बोथ आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और अगर आप इसको मास से डिवाइड कर रहे हो तो इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं बनता। प्रॉपर्टी तो ये भी है और आप यही बोल रहे हो प्रॉपर्टी पर यूनिट टाइम, लेकिन ये तो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। मीन्स आपका कॉन्सेप्ट गलत है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आपका गलत है। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पर यूनिट मास नहीं होता डियर। आज से आप लोग ध्यान रखेंगे, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास। इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास जो होता है वो ही स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है। जैसे आपने सुना होगा स्पेसिफिक एंथैल्पी, क्लियर है? आपने सुना होगा स्पेसिफिक एंट्रोपी, क्लियर है? स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है? आपने सुना होगा स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, क्लियर है? इसको अपन स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसको अपन स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास होती है, ना कि प्रॉपर्टी पर यूनिट मास। तो डियर इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, बहुत सारे क्या 99% स्टूडेंट इसमें गलत करते हैं। बहुत कम स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो आप लोगों को ये अच्छे से ध्यान रखना है कि ओनली एक्सटेंसिव पर यूनिट मास इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और मैंने जैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को कैपिटल लेटर से शो करा था, वैसे ही ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर से शो करा है। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास है, मीन्स ये भी मास डिपेंडेंट और ये भी मास है, तो ये प्रॉपर्टी मास इंडिपेंडेंट हो गई।
क्लियर है? तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज कैसी प्रॉपर्टी होती हैं? ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आपकी कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं? ये प्रॉपर्टीज होती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास डिपेंडेंट और आपने उसको मास से डिवाइड कर दिया तो ये प्रॉपर्टी मास इंडिपेंडेंट हो गई। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इन द थर्मोडायनामिक्स इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, दीज ऑल प्रॉपर्टीज आर नोन एज इंटेंसिव। ये सारी प्रॉपर्टी कैसी हैं? ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं डियर। ये कैसी प्रॉपर्टी हैं? ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और हमेशा ध्यान रखना इंटेंसिव प्रॉपर्टी को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करा जाता है। क्लियर है? तो ये अपना कॉन्सेप्ट इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का क्लियर हो गया। समझ में आया सबको? तो देखिए इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे। और अगर मान लीजिए आप चाहते हो मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जाके आपको इसको समझाता हूं। लाइक मैं बात करता हूं सिस्टम के बारे में, आपको थोड़ा सा बताता हूँ। हालांकि प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन अपन उनको डिटेल में डिस्कस अभी नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको एक डेमो दे दिया, आपको एक समझा दिया कि किस तरीके से हम चीज़ों को कवर करने वाले हैं। अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन आपको सिस्टम पे करना चाहता हूँ, क्योंकि सब लोगों को पता है कि सिस्टम बहुत आसान है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट गलतियाँ कर देते हैं। जो कॉन्सेप्ट में जिनके गड़बड़ी होती है वो बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। लाइक मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि एक रूम है, ये एक वेल इंसुलेटेड रूम है। वेल इंसुलेटेड रूम का मतलब आप समझते हो कि यहां से रूम से हीट एनर्जी का इंटरेक्शन सराउंडिंग के साथ नहीं होगा। मीन्स इस रूम में जितनी भी हीट एनर्जी है वो रूम में ही बनी रहेगी, सराउंडिंग में नहीं जाएगी। और मान लो मैंने इस रूम में एक कैंडल रख दिया, ठीक है, ये कैंडल है मान लो, ठीक है, ये ऐसा एक कैंडल मैंने यहाँ पे रूम में रख दिया है। क्लियर है? सॉरी, ये एक ऐसा कैंडल मैंने रूम में रख दिया है, ठीक है। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि सिस्टम को किस तरीके से अपन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए रूम में एटमॉस्फेरिक एयर है, ठीक है, यहाँ पे ये एटमॉस्फेरिक एयर रूम में प्रेजेंट है। कई बार बच्चे यहाँ पे गड़बड़ी कर देते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको ये पूछूं, ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछा गया है आपको, अगर ये इस क्वेश्चन में आपको इंटरव्यू में क्या पूछा गया था कि इफ यू आर सेलेक्टिंग रूम एज अ सिस्टम, देन व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी ऑफ द रूम। और दूसरा क्वेश्चन ये था, इफ यू आर सेलेक्टिंग एयर विच इज प्रेजेंट इन रूम एज अ सिस्टम, देन व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी ऑफ एयर। क्लियर है? मीन्स आपको दो सिस्टम दिए गए, एक बार बोला कि आप पूरे रूम को एज अ सिस्टम कंसिडर करो तो व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और एक बार सिर्फ जो रूम के अंदर एयर प्रेजेंट है उसको एज अ सिस्टम कंसिडर करो तो व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर? अब बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए मैं एयर को एज अ सिस्टम कंसिडर कर रहा हूं, ये जो एयर है मैं इसको एज अ सिस्टम कंसिडर कर रहा हूं। क्लियर है? मैं रूम को अपने सिस्टम के अंदर नहीं ले रहा, मैं सिर्फ एयर को एज अ सिस्टम कंसिडर कर रहा हूं, तो ये मेरा सिस्टम हो गया। क्लियर है? ये जो मैंने ग्रीन मार्कर से यहाँ पे बनाया है ये सिस्टम की बाउंड्री है। मीन्स कैंडल जो है वो अब अपने सिस्टम का हिस्सा नहीं है। अब आपने कैंडल को यहां पे आपने क्या करा, कैंडल को जला दिया, ठीक है, कैंडल जला। तो कैंडल अगर जलेगा तो अपनी हीट देगा किसको? एयर को। मीन्स एयर के पास क्या जाने वाला है? हीट एनर्जी जाने वाली है। एयर के पास हीट एनर्जी जाने वाली है तो एयर का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा। मीन्स एयर की एनर्जी में चेंज आएगा, कुछ ना कुछ एयर की एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेकिन अगर आप इस पूरे रूम को एज अ सिस्टम कंसिडर करते हो, अब इस बार मैंने पूरे रूम को एज अ सिस्टम कंसिडर कर लिया, पूरे रूम को मैं सिस्टम मान रहा हूं, तो ये सिस्टम बाउंड्री होगी। तो पूरे रूम को सिस्टम आपने माना, मीन्स एयर और कैंडल बोथ आर द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। एयर भी अपने सिस्टम का पार्ट है और कैंडल भी अपने सिस्टम का पार्ट है। तो इस बार आपको पूछा गया व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो क्या कोई बता सकता है व्हाट इज द चेंज? क्लियर? तो गाइस सब लोग बोलते हैं कि सर देयर इज नो चेंज और देयर इज चेंज। कुछ लोग बोलेंगे जैसे कि सर यहाँ पे कैंडल जलेगा तो हीट जाएगी तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी। नहीं डियर, ये गलत है। अगर आप पूरे रूम को एज अ सिस्टम कंसिडर करते हो तो कैंडल भी रूम में ही है, तो कैंडल के अंदर जो एनर्जी है वो अभी वैक्स फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर आपने उसको जला दिया तो उसकी ये जो वैक्स फॉर्म वाली जो एनर्जी है, जिसको अपन केमिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं, ये अब किस में कन्वर्ट होगी? हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, टेम्परेचर में कन्वर्ट होगी। लेकिन एनर्जी तो उतनी ही है,
पहले कैंडल में एनर्जी जो थी वो एक वैक्स फॉर्म में एनर्जी थी, दैट इज केमिकल एनर्जी। अब वो एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, दैट इज द हीट एनर्जी। बट टोटल एनर्जी चेंज की अपन बात करें, देयर इज नो टोटल एनर्जी चेंज, देयर इज नो चेंज इन टोटल एनर्जी, बिकॉज एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ ट्रांसफर हुई है, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड में, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया है। तो इफ यू आर कंसिडर रूम एज अ सिस्टम, इफ यू आर कंसिडर रूम एज अ सिस्टम, मैं यहां पे लिख देता हूं room as a system, then the change in energy of the system is 0, E for energy. Or if you are consider air only as a system, air is system, जो रूम में जो एयर प्रेजेंट है, अगर आप सिर्फ उसी को एज अ सिस्टम कंसिडर कर रहे हो तो एयर का एनर्जी क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब अगर आप एयर को कंसिडर कर रहे हो तो कैंडल अपने सिस्टम का हिस्सा नहीं है, मीन्स अपने सिस्टम में पहले कैंडल नहीं था, अब आपने कैंडल को जलाया तो हीट एनर्जी एयर के पास जाने वाली है, मीन्स एयर का एनर्जी इंक्रीज करने वाला है। तो डियर, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, सिस्टम सबको पता है, लेकिन इस तरीके के कॉन्सेप्ट में सब लोग गलती कर देते हैं। क्लियर है? सिस्टम का सिलेक्शन भी एक आर्ट है। आप कौन सा सिस्टम सेलेक्ट कर रहे हो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्ट है। और क्वेश्चंस में अपन ये ही गलतियां कर देते हैं, अपन सिस्टम की तरफ ध्यान ही नहीं देते और अपन सिंपल कैलकुलेशन की तरफ लगे रहते हैं। सारे लोग इक्वेशंस रट लेते हैं, फर्स्ट लोग इक्वेशन ये है, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये वो सब सारी इक्वेशन रट लिए, लेकिन आपको यही नहीं पता कि ये चीज़ें वैलिड कहाँ हैं, ये चीज़ें कहाँ वैलिड है, आपने कौन सा सिस्टम लिया है। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग है। लाइक एक और छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं, एक छोटा सा एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये कोई एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर एयर भरा हुआ है, ये एयर इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक स्टीयर लगा रखा है, एक स्टीयर लगा रखा है और इसको एक मोटर से कनेक्ट कर रखा है। क्लियर है? तो अगर मैं मोटर से इस शाफ्ट को रोटेट करूंगा तो ये स्टीयर रोटेट होगा, एयर को रोटेट कराएगा, मीन्स एयर पे ये कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है। और यहाँ पे मैंने एक फिलामेंट लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फिलामेंट लगा दिया, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो ये भी सिस्टम को एनर्जी दे रहा है। अब यहाँ पे आप कौन सा सिस्टम सेलेक्ट करते हो उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। मान लो मैं एयर प्लस दिस फिलामेंट को एज अ सिस्टम कंसिडर करता हूं, मतलब ये इस कंटेनर के अंदर जो भी चीज़ें हैं मैं उन सबको एज अ सिस्टम कंसिडर करता हूं। तो आपको पता है ये तो इस सिस्टम पे वर्क करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो थर्मोडाइनमिक्स में वर्क एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, आप किसी भी सिस्टम को जितना भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करोगे वो थर्मोडाइनमिक्स में जब वर्क कंसिडर करी जाती है। ये क्यों है ये सब अपन डिटेल में बात करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने फिलामेंट लगाया, तो यहाँ पे अगर आपने फिलामेंट सिस्टम का पार्ट ले लिया तो मतलब फिलामेंट में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, मीन्स ये सिस्टम को वर्क दे रहा है। लेकिन अगर आप फिलामेंट को अपने सिस्टम का पार्ट नहीं मानते हैं, फिलामेंट को अपने सिस्टम का पार्ट नहीं मानते हैं, तो देखिए सारी चीज़ें चेंज हो जाने वाली हैं। कैसे? ये बैटरी लगी हुई है, मोटर लगी हुई है, ठीक है। अगर आप फिलामेंट का जो सिस्टम का पार्ट नहीं मानते हैं, सिर्फ एयर जो है उसी को एज अ सिस्टम लेते हैं, फिलामेंट को आपने सिस्टम का पार्ट नहीं माना, मीन्स ये बाउंड्री हो गई आपकी। क्लियर है? तो यहाँ पे जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे तो फिलामेंट गर्म होगा, फिलामेंट गर्म होगा तो ये फिलामेंट क्या करेगा, अपनी हीट एनर्जी सप्लाई करेगा, किसको? सिस्टम को। तो अगर आप फिलामेंट को सिस्टम का हिस्सा नहीं मानेंगे, तो फिलामेंट को अगर आप सिस्टम का हिस्सा नहीं मानते हैं तो कौन सी एनर्जी इंट्रैक्शन हुई है? हीट एनर्जी। लेकिन अगर आप फिलामेंट को सिस्टम का हिस्सा मानते हैं तो कौन सी एनर्जी का इंट्रैक्शन हुआ है? दैट इज वर्क एनर्जी। तो इस तरीके से डियर हम कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझा दी और आपको एक आइडिया भी मिल गया होगा कि किस तरीके से हम चीज़ों को कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को हम किस तरीके से कवर करने वाले हैं, क्वेश्चंस को हम किस तरीके से कवर करने वाले हैं। जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं हम वो भी टॉपिक के साथ साथ आपके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको हम ये भी बताएंगे कि किस इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको उनका क्या रिप्लाई करना है, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो आप सारे क्वेश्चंस आसानी से हैंडल कर सकते हैं। न्यूमेरिकल के लिए मैंने आपको डियर पहले ही बोला है, वी आर गोइंग टू कवर वाइल्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस and you will see such beautiful type of questions we are going to cover in this batch. क्लियर है?
और हर फैकल्टी जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाएंगी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सब मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं जिनके स्टूडेंट्स बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, बहुत अच्छी अच्छी रैंक लेके आ चुके हैं। और सब फैकल्टीज़ अपनी अपनी जो सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे उनके पीपीटीज आपको प्रोवाइड करवाएंगे, उनके क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बिल्कुल न्यू होंगे, आपने ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे। क्लियर है? या फिर ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें बहुत हाई कॉन्सेप्ट होगा, जिनमें कॉन्सेप्ट्स का डेप्थ बहुत ज़्यादा होगा। क्लियर है? और डियर, अगर आप इस बैच के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, दैट इज nimbus.org.in। आप हमारी इस वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, आपको इस बैच के बारे में और बहुत सारी डिटेल मिल जाने वाली है। लेकिन डियर, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि जिन बच्चों के गेट में अच्छी रैंक नहीं आई और जो बच्चे अपनी रैंक को इम्प्रूव करना चाहते हैं वो ये बैच जरूर ज्वाइन करें, बिकॉज यू विल फील अ डिफरेंट एटमोसफियर इन दिस बैच। आपको एक बिल्कुल अलग ही एटमोसफियर मिलेगा, एक अलग ही तरीके के क्वेश्चंस आप लोग सोल्व करोगे। क्लियर है? और मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता हूँ, 7742020422। ये नंबर विनय सर के नंबर हैं, ये इस बैच के कोऑर्डिनेटर हैं। आपको अगर कुछ और क्वेरीज हैं इस बैच से रिलेटेड तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। और मैंने आपको पहले भी बोला है डियर कि सारी फैकल्टीज़ 24/7 आपके लिए अवेलेबल हैं, हर तरीके से, जिस भी तरीके से पॉसिबल हो हम आपके डाउट क्लियर करेंगे, जिस भी तरीके से पॉसिबल हो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, लाइक फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, हर तरीके से अवेलेबल रहेंगे। और डियर, एक बात और बता देना चाहता हूं मैं आपको, इस बैच में एडमिशन के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्लियर है? इस बैच में हम किसी भी स्टूडेंट को ऐसे ही एडमिशन नहीं देने वाले, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी रैंक हो सकती है, आपकी परसेंटेज हो सकती है, वो सब चीज़ें आप इन सर से डिस्कस कर सकते हो। विनय सर ये आपको सारी चीज़ें बता देंगे, इस बैच में कितनी फीस है, क्लियर है, और इस बैच के क्या क्या की फीचर्स हैं वो सब मैंने आपको डिटेल में बता दिए। बाकी आप इन सर से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो। तो डियर, आप इस बैच को ज्वाइन करिए, यू विल डेफिनेटली फील अ डिफरेंट एटमोसफियर एंड योर रैंक विल 100% improve if you are sincere to your study. Clear? Thank you so much, friends. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.